जरा सोचिए, अगर आप एक सुबह उठे और आपके कमरे की दीवार पर लिखा हो, तुमने उस इंसान से नफरत की जिसने तुम में सबसे ज्यादा भावनाएं जगाई, क्या आप कुछ पल ठहरेंगे? क्या आप पूछेंगे क्यों? या आप आंखें फेर लेंगे जैसे हम अक्सर उस सच्चाई से करते हैं जो हमें भीतर तक चीर देती है? जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां मर्द अपनी ताकत पर गर्व करता है, वहां सबसे गहरे जख्म उसे एक औरत की मौजूदगी या अनुपस्थिति से मिलते हैं। पर क्या यह जख्म औरत देती है या यह उस मर्द की अपनी नासमझी होती है, अपनी भावनाओं से भागने की, उन्हें न पहचानने की? आपने शायद खुद से यह कभी नहीं पूछा कि जब कोई औरत आपको अस्वीकार करती है, उपेक्षा करती है, आपकी सीमाएं दिखाती है, तो आपके भीतर गुस्से की आग क्यों लग जाती है? क्या यह आग वाकई उसके कारण जलती है या उस आईने के कारण जो वह आपके भीतर रखे सच को दिखा देती है? कितनी बार आपने सुना होगा, औरतों को समझना नामुमकिन है, वो सिर्फ इस्तेमाल करती है, दिल तोड़ती है, भावनाओं से खेलती है। लेकिन क्या कभी किसी ने यह कहा, औरतें अक्सर तुम्हारे सबसे अनछुए हिस्से को छू जाती है, वो तुम्हारे नकली आत्मबल को उधेड़ देती है, वो कुछ कह देती है जिसे तुमने खुद से भी छुपा रखा होता है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक आदमी ऑफिस से थका हारा लौटता है, उसकी प्रेमिका एक सवाल पूछती है, तुम मुझसे दूर क्यों हो गए हो? वो चिढ़ जाता है, जवाब नहीं देता। धीरे धीरे चुप्पी दीवार बन जाती है। फिर एक दिन वो कहता है, तुम्हें कोई और चाहिए होगा, तुम मेरी कद्र नहीं करती। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या वो सिर्फ अपनी भावनात्मक अक्षमता का सामना नहीं कर पा रहा? यह वही क्षण होता है जब द्वेष जन्म लेता है, बिना वजह, बिना बोध, बिना समझ। एक अजीब विडंबना है, जो स्त्री तुम्हारे भीतर के सबसे मासूम हिस्से को जगाती है, उसी से तुम सबसे ज्यादा नफरत पाल लेते हो। जो तुम्हें तुम्हारे टूटेपन का आईना दिखाती है, उससे तुम सबसे ज्यादा बचते हो। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जिन पुरुषों को असली मर्द माना जाता है, वो अक्सर अपनी भावनाओं से कोसों दूर होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि समाज ने मर्दों को ऐसा क्यों बनाया कि वो रो न सके, डर न सके, जुड़ न सके? क्या यह संभव है कि पुरुषों की नाराजगी महिलाओं से नहीं, बल्कि उस खोखलेपन से है जो उन्हें कभी भरने नहीं दिया गया? और क्या महिलाएं बस वो संवेदनशील दर्पण हैं जो उस खालीपन को उजागर कर देती हैं? तो क्या पुरुषों की द्वेष, आलोचना, अपमान महिलाओं की गलती है, या यह पुरुष की अधूरी आत्म जागरूकता की प्रतिक्रिया है? क्या यह संभव है कि नफरत प्यार का सबसे क्रूप और विकृत रूप है? और क्या महिलाएं अक्सर उन जगहों को छूती हैं जहां पुरुषों की सुरक्षा की दीवारें सबसे पतली होती हैं? सोचिए, अगर आपको किसी महिला ने ठुकरा दिया, तो क्या आप वाकई उस इंसान से नफरत करते हैं, या उस हिस्से से जो उसने आपके भीतर उजागर कर दिया? क्या आप उसे दोषी ठहराते हैं क्योंकि वो आपके अंदर के दर्द को समझने से इनकार करती है, या क्योंकि वो आपकी उस गहराई तक पहुंच गई जहां तक आपने भी खुद को नहीं देखा? कई पुरुषों को लगता है कि भावनात्मक गहराई कमजोरी है, लेकिन सच्चाई उलट है। जो अपनी भावनाओं को नहीं पहचानता, वो सबसे कमजोर होता है। और जो महिला इन भावनाओं को सतह पर लाती है, वो कोई शत्रु नहीं, एक अवसर होती है आत्मबोध का। तो सवाल यह नहीं है कि औरतें क्या चाहती हैं, बल्कि यह है आप खुद से क्या छिपा रहे हैं। और जब आप यह मानने लगते हैं कि सभी महिलाएं चालाक हैं, धोखेबाज हैं, नाटकीय हैं, क्या आप दरअसल कह रहे होते हैं, मुझे अपने टूटने का डर है, मुझे जुड़ने की भाषा नहीं आती? अब सवाल है, क्या यह द्वेष वास्तव में बाहरी है, या यह भीतर से उगता है, एक उस दर्द से जो आपने कभी महसूस किया पर कभी स्वीकार नहीं किया? यह वो द्वार है जिससे अगली गहराई शुरू होती है। अब चलिए उस अदृश्य जड़ की ओर जिसने इस समस्या को जन्म दिया और आज भी पाला पोसा है। कार्ल यूंग ने एक बार कहा था, एवरी मैन कैरीज विद इन हिम द इटर्नल इमेज ऑफ वुमन। लेकिन सोचिए, अगर वह छवि टूटी हुई हो, धुंधली हो या डरावनी हो,
तो क्या उस पुरुष की आत्मा भी टूटती नहीं? जब आप किसी महिला के सामने असहज महसूस करते हैं, आपकी आवाज कांपती है या आप उस पर गुस्सा उतारते हैं, तो क्या यह सब उसके कारण है या आपकी उन भावनाओं का परिणाम है जो कभी सुनी ही नहीं गई? हम एक ऐसे समाज में पले बड़े हैं जहां मर्द होने की परिभाषा बेहद संकरी और जहरीली बना दी गई है, जहां आंसू कमजोरी माने जाते हैं और भावुक होना औरतों का क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। वहां एक लड़का कब अपने अंदर के भावनात्मक तूफान को स्वीकारेगा, और अगर वो स्वीकारेगा भी, किसके सामने? अब जरा कार्ल जुंग की एनिमा और एनिमस की थ्योरी को याद करें। जुंग मानते थे कि हर पुरुष के भीतर एक स्त्रीत्व एनिमा और हर स्त्री के भीतर एक पुरुषत्व एनिमस होता है। अगर कोई पुरुष अपने भीतर की एनिमा को नकारता है तो वो बाहर की हर महिला से भी लड़ने लगता है। यानी जब आप किसी महिला की भावनाओं से डरते हैं, उसकी जटिलताओं से चिढ़ते हैं, उसकी ऊर्जा को मन की शांति का खतरा मानते हैं, तब असल में आप अपने ही भीतर के स्त्री तत्व से भाग रहे होते हैं। नीचे ने लिखा था, मैन इज समथिंग दैट शैल बी ओवरकम। लेकिन कौन पुरुष सच में खुद को पार करना चाहता है? किसे यह स्वीकार करना आसान लगता है कि किसी महिला की बात, उसकी उपस्थिति, उसकी चुप्पी तक हमें भीतर से तोड़ सकती है? क्योंकि समाज ने यह सिखाया है, पुरुष मजबूत होता है, वो नियंत्रण में रहता है, वो प्रभावित नहीं होता। पर जब कोई स्त्री, चाहे वह मां हो, प्रेमिका हो, पत्नी हो या बेटी, उस आत्मनिर्मित छवि को चुनौती देती है, तब भीतर का पुरुष टूटने लगता है। और इस टूटन से जो द्वेष जन्म लेता है, वो महिला के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद के अंदर उस हिस्से के खिलाफ होता है जिसे वो जानता ही नहीं। आर्थर शोपेनहावर मानते थे कि पुरुष और स्त्री के संबंध मूलतः एक शक्तिशाली द्वंद्व है, इच्छाओं और डर के बीच। और जब पुरुष किसी स्त्री के सामने हारता है, अपनी भावनाओं से, अपने अतीत से, अपनी असुरक्षा से, तो वो उसे शिकार नहीं बल्कि दोष बना देता है। आपने गौर किया होगा, जब कोई पुरुष किसी स्त्री को ओवर इमोशनल, ड्रामा क्वीन या मैनिपुलेटिव कहता है, वो दरअसल उसकी भावनाओं की गहराई को न समझ पाने की अपनी अक्षमता को छिपा रहा होता है। वो उस स्त्री से नहीं डरता, वो उस प्रभाव से डरता है जो वो उस पर डालती है। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में लिखा था, बीच में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एक स्पेस है। इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। जब कोई स्त्री आपको ठुकराती है, आलोचना करती है या भावनात्मक प्रतिक्रिया देती है, तो उस स्पेस में आप क्या चुनते हैं? द्वेष या बोध, घृणा या आत्मचिंतन? अक्सर पुरुष बिना सोचे प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि उन्हें यह सिखाया ही नहीं गया कि उस स्पेस में ठहरना भी संभव है। अब बात करते हैं समाज की एक गहरी बीमारी की, इमोशनल इलिटरेसी। पुरुषों को भावनाओं की भाषा नहीं सिखाई जाती। उन्हें गुस्सा आता है तो चलता है, पर उदासी, डर, चोट, इन सब के लिए कोई जगह नहीं। इसलिए जब कोई स्त्री उन भावनाओं को उभारती है, उन्हें शब्द देती है, उन्हें मांगती है, पुरुष गड़बड़ा जाता है। उसे लगता है ये स्त्री समस्या कर रही है, पर सच ये है कि वो उसे महसूस करा रही है। आप खुद से पूछिए, जब आप किसी स्त्री से क्रोधित होते हैं तो क्या आपको भीतर से भय नहीं होता कि आप उसके सामने कमजोर दिखेंगे? क्या आप असल में उसकी भावनाओं से नहीं बल्कि अपनी छिपी कमजोरी से डर रहे होते हैं? अब सोचिए, एक ऐसा पुरुष जो अपनी भावनाओं को स्वीकारे, उन्हें समझे, उन्हें व्यक्त करे, क्या वो किसी स्त्री से द्वेष करेगा या वो उस भावनात्मक प्रभाव को एक अवसर मानेगा, स्वयं को जानने का, स्वयं को सुधारने का, स्वयं को परिभाषित करने का? चुप्पी कभी शांति नहीं लाती, वह धीरे धीरे घाव बन जाती है। जिन भावनाओं को पुरुष दबा देते हैं, जो द्वेष में बदल जाती है या नजरअंदाज हो जाती है, वे सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ती, वे मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती हैं। सोचिए, अगर एक बच्चा बड़ा होता है ऐसे माहौल में जहां पिता हमेशा कठोर है, मां को दबा कर रखता है, या रिश्तों में संवाद की जगह ताने, चुप्पी और क्रोध है, तो उस बच्चे के मन में रिश्तों का पहला पाठ कैसा लिखा जाएगा? क्या वह सीख पाएगा
कि प्रेम में भी कमजोरी नहीं, शक्ति होती है? या वह यही मानेगा कि जो जोर से बोले वही सही होता है? कॉग्निटिव बायस और रिश्तों का विनाश एक बेहद आम कॉग्निटिव बायस है। कॉन्फर्मेशन बायस, यानी इंसान वही चीजें देखता है जो उसकी पहले से बनी सोच को साबित करती है। अगर कोई पुरुष यह मान ले कि स्त्रियां भावनात्मक रूप से अशांत, चालाक और नियंत्रित करने वाली होती है, तो वह हर महिला की हर क्रिया में इन्हीं बातों की पुष्टि ढूंढेगा। उसकी प्रेमिका रोए तो वो कहेगा, ये मुझे गिल्ट में डाल रही है। उसकी पत्नी अपने मन की बात कहे तो वो मानेगा, ये मुझे कंट्रोल करना चाहती है। उसकी बेटी सवाल पूछे तो उसे लगेगा, ये अवज्ञा है। पर क्या यह सच्चाई है या केवल उसके पूर्वग्रहों का प्रतिबिंब? और अब बात करते हैं एक और मानसिक ताले की, प्रोजेक्शन। जब हम अपनी ही कमजोरियों, असुरक्षाओं और डर को दूसरों पर थोपते हैं। कई पुरुष अपनी ही भावनात्मक अक्षमता, अपनी अधूरी पहचान या बचपन की उपेक्षा को महिलाओं की गलतियों में ढाल देते हैं। वो ऐसी क्यों है? नहीं, असली सवाल है, मुझे उसके व्यवहार से इतना गुस्सा क्यों आता है? इसका उत्तर कभी बाहर नहीं होता, हमेशा भीतर होता है, लेकिन उससे सामना करना आसान नहीं। व्यक्तिगत स्तर पर नतीजे अब चलिए देखें। ये अव्यक्त द्वेष और भावनात्मक अपंगता कैसे धीरे धीरे पुरुष के जीवन को जहरीला बनाती है। रिश्तों का विघटन सिर्फ रोमांटिक रिश्ते नहीं, दोस्ती, परिवार, पिता पुत्र, भाई बहन, हर बंधन में संवाद टूट जाता है। जहां द्वेष हो वहां अपनापन नहीं पनपता। भावनात्मक अकेलापन, जब पुरुष अपने दिल की बात कह नहीं पाते और सुनने वाला कोई नहीं होता, तो धीरे धीरे वो खुद से ही संवाद बंद कर देते हैं। आत्म अस्वीकार और हिंसा की प्रवृत्ति, जब भीतर की भावनाएं सम्मान नहीं पाती, तो या तो वो आत्महत्या बनती है या क्रोध, मारपीट, व्यसन। हर साल हजारों पुरुष मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं और अधिकांश इसे पहचान भी नहीं पाते। समाज पर प्रभाव अब सोचिए। अगर एक पूरी पीढ़ी ऐसे पुरुषों की हो जो महिलाओं को अपना शत्रु मानते हैं, जो किसी भी स्त्री की ऊर्जा से डरते हैं, जो केवल सत्ता, नियंत्रण और मौन को ही मर्दानगी समझते हैं, तो समाज का ढांचा कैसा होगा? घरेलू हिंसा, ज्यादातर घरेलू हिंसा के मामलों की जड़ में यही भावनात्मक अपंगता छिपी है। जहां संवाद का स्थान संदेह ने ले लिया हो, वहां हाथ उठना महज समय की बात है। स्त्रियों का आत्मसंकोच जब महिलाएं बार बार सुनती है, तू बहुत इमोशनल है, तू बहुत डिमांडिंग है, तू मर्दों की जिंदगी बर्बाद कर देती है, तो धीरे धीरे वे अपने स्वर को दबाने लगती है। और जब किसी समाज की आधी आबादी अपने ही स्वर से डरने लगे, तो वो समाज प्रगति नहीं कर सकता। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का संस्थागत विस्तार, यह द्वेष केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, यह धर्म, राजनीति, शिक्षा और मीडिया में रेंगता है। और फिर हम देखते हैं स्त्री विरोधी संस्कृति, जो एक मजाक नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व पर सवाल है। एक खतरनाक भूल भुलैया, जब कोई पुरुष अपनी असफलता का कारण स्त्रियों को मानता है, तो वह अपने ही विकास को रोक देता है। वह कभी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता, कभी ये नहीं पूछता, क्या मैं खुद के साथ ईमानदार हूं? क्या मैंने अपने रिश्तों को समझने की कोशिश की? इसके बजाय वह मिसोजिनी की भूल भुलैया में फंस जाता है, जहां हर मोड़ पर दोष, डर और नफरत होती है। और यह भूल भुलैया एक धीमी मौत है, आत्मा की, रिश्तों की, समाज की। अब सवाल है, क्या इससे निकलना संभव है? क्या कोई रास्ता है जहां पुरुष अपनी भावनाओं को पहचान कर शक्ति बना सकें, न कि स्त्रियों पर हथियार? हां है, लेकिन वो रास्ता क्रांति मांगता है। एक भीतर की बगावत, एक वैचारिक युद्ध, जहां पहला दुश्मन है आपके अपने पूर्वग्रह। अगर तुम्हें बाहर की दुनिया बदलनी है, तो सबसे पहले भीतर की दीवारें गिरानी होगी। सोचिए, अगर एक सुबह आप उठे, आईने में अपनी ही आंखों में एक सवाल देखिए, क्या मैं वो इंसान हूं जिसे मैं सच में बनना चाहता हूं? और फिर उसी क्षण आपको एहसास हो कि आपने वर्षों से किसी और की परिभाषाओं में जिया है। मर्द बनो, कमजोर मत दिखो, भावनाएं रखनी स्त्री सुलभ बात है। क्या यह मर्दानगी है या मानसिक जेल? अब वक्त है बगावत का, पर यह तलवार लेकर लड़ने की क्रांति नहीं है।
यह अपने भीतर जाकर उस हर विचार को काटने की लड़ाई है जिसने आपको महिलाओं से डरना सिखाया या उनसे द्वेष करना सिखाया। बगावत कहां से शुरू होती है? पहली स्वीकृति से। स्वीकृति कि आपके भीतर भावनाएं हैं, कि आपके पास डर है, शर्म है, अधूरापन है, और यह सब कमजोरी नहीं बल्कि इंसान होने का प्रमाण है। अक्सर पुरुष अपने मन को युद्ध के मैदान में बदल लेते हैं, जहां भावना एक दुश्मन है जिसे हर कीमत पर हराना है। लेकिन सोचिए, अगर कोई अपने ही दिल के खिलाफ लड़ता रहे तो क्या वह किसी से प्रेम कर पाएगा? दूसरी पुनः परिभाषा से। मर्दानगी की परिभाषा बदलिए। क्या सच में पुरुष वह है जो रोता नहीं, या वह है जो रोने के बावजूद आगे बढ़ता है? क्या वह है जो हर चीज पर नियंत्रण चाहता है, या वह जो अनियंत्रण में भी आत्मनियंत्रण रखता है? यहां नीचे का एक विचार याद आता है। वह जो राक्षसों से लड़ता है उसे सावधान रहना चाहिए कि वह खुद भी एक राक्षस बन जाए। स्त्रियों को नियंत्रित करने की चाह में कहीं आप खुद ही राक्षस तो नहीं बनते जा रहे? ऐतिहासिक उदाहरणों से प्रेरणा महात्मा गांधी, एक ऐसे पुरुष जिन्होंने न सिर्फ भावनाओं को अपनाया बल्कि करुणा को राजनीतिक हथियार बनाया। उन्होंने अहिंसा को शक्ति माना। यह सिर्फ विचार नहीं, क्रांति थी। कार्ल युंग, जिन्होंने कहा कि हर पुरुष के भीतर एक एनिमा होती है, एक स्त्री ऊर्जा जो उसकी पूर्णता का हिस्सा है। अगर आप अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा को नकारेंगे तो आप आधे रह जाएंगे, और आधा मनुष्य पूरी जिंदगी अधूरा ही जीता है। रणनीति बनाना, कैसे अपने रिश्तों को पुनः निर्मित करें। सुनना सीखे बिना तोड़ने, बिना जवाब देने, बिना बचाव में आए। सिर्फ सुनिए। जब कोई स्त्री कुछ कह रही है तो वह हमेशा आप पर हमला नहीं कर रही। कभी कभी वह सिर्फ यह चाहती है कि आप उसका भावनात्मक वजन कुछ क्षणों के लिए उठा लें। आत्म अवलोकन करें। हर बार जब आपको गुस्सा आए, जब आपको लगे कोई आपको नीचा दिखा रहा है, तो रुकिए और पूछिए, क्या यह सच है या मेरी धारणा? बच्चों को नया पाठ पढ़ाइए। अपने बेटों को रोने दो, अपने बेटियों को बोलने दो। तभी तो अगली पीढ़ी एक ऐसी दुनिया बना पाएगी जहां मर्द और औरत के बीच दीवार नहीं, पुल होंगे। यह एक पुरुष विरोधी विचार नहीं है। यह बगावत स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों की मुक्ति के लिए है। जो पुरुष यह समझते हैं कि स्त्रियों की भावनात्मक शक्ति कोई चाल है, वे खुद अपने भीतर की सच्चाई से भाग रहे हैं। क्योंकि जो इंसान भावनाओं को कमजोरी मानता है वह कभी भी ताकतवर नहीं बन सकता। एक खुला द्वार सोचिए, कैसा होगा वो दिन जब कोई पुरुष अपनी प्रेमिका से बात करने से पहले अपने भीतर की चुप्पियों से बात करेगा। जब वह अपनी पत्नी के आंसू देखकर उसे कमजोर नहीं कहेगा, बल्कि अपने भीतर के डर को पहचान कर उससे संवाद करेगा। जब वह अपनी बेटी को देखकर कहेगा, तू सिर्फ मेरी नहीं, इस समाज की रीढ़ है। ऐसा दिन तभी आएगा जब पुरुष अपनी ऊर्जा को महिला विरोध में नहीं, रिश्तों की पुनर्रचना में लगाएंगे। अब आप तैयार हैं अंतिम चरण के लिए, जहां कोई रणनीति नहीं, कोई मनोविज्ञान नहीं, सिर्फ एक क्रूर, नग्न लेकिन मुक्तिदायक सत्य है। जरा सोचिए, अगर सारे नियम, सारी परंपराएं, सारी अपेक्षाएं अचानक हवा में उड़ जाए, अगर आप पुरुष होने की परिभाषा से मुक्त हो जाए, ना कोई मर्द बन का दबाव, ना कोई स्त्रियों से सावधान रहो का भय, तो क्या आप सच में जानते हैं कि आप कौन हैं? आपकी पहचान, आपके रिश्ते, आपकी इच्छाएं, क्या वो सब आपके अपने हैं या किसी और के डर, द्वेष और आदतों की विरासत? बोध का क्षण इस पूरे सफर की अंतिम सच्चाई यही है। द्वेष एक पर्दा है, औरतों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस भय के खिलाफ जो पुरुषों को खुद से छुपा देता है। पुरुष स्त्रियों से द्वेष क्यों करता है? क्योंकि वो स्त्री के उस भावनात्मक बल को समझ नहीं पाता जिससे वह स्वयं में पूरा हो जाती है। पुरुष को ऐसा लगता है कि मैं नियंत्रण में हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। लेकिन असल में जो अंदर टूट रहा होता है वही बाहर की दीवारों को और कठोर बनाता है। क्योंकि यह अपराजेय है। यह युद्ध नहीं करता, फिर भी जीत जाता है। यह चिल्लाता नहीं, फिर भी सुना जाता है।